नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो हिंदी भाषा है उसका जन्म कैसे हुआ और वो किस तरीके से विकसित हुई, यानी उसके विकास का क्रम क्या था। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि हिंदी भाषा जो है वो भारत के किन किन राज्यों में बोली जाती है। तो हम उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे कि जो हमारी अपभ्रंश भाषा है, जिस भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है, उस भाषा में कौन कौन सी बोलियां हैं, उनके कौन कौन से भेद हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस बारे में भी जानेंगे कि आपकी जो ये भाषा है वो किन किन रूपों में प्रयोग होती है, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं, और उनके बारे में भी कुछ पॉइंट देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा के मुख्य कवि कौन से हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हिंदी भाषा का विकास समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम हिंदी के जितने भी प्रमुख कवि हैं, जो फेमस हैं, जो प्रसिद्ध हैं, उन कवियों के बारे में और उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं, कविताएं या उनके साहित्य हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि अपभ्रंश भाषा को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जो उनके मुख्य कवि हैं उनको भी देख ले रहे हैं साथ साथ में। चलिए, तो जो अपभ्रंश भाषा के मुख्य कवि हैं वो कुल 5 हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हैं आपके स्वयंभू जो हैं, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो वाल्मीकि ही थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी, जिन्होंने रामायण ग्रंथ को लिखा था। तो जो स्थान संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि का है, वही स्थान अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू का है। तो आप लिख लीजिए कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरे प्रमुख कवि हैं वो हैं सरहपा, उसके बाद कंडपा, धनपाल और पुष्पदंत। ये पांचों जो हैं अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन से हैं, और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 3 ऑप्शन कुछ अलग होते हैं, एक इनमें से कोई एक होता है और आपको यही जो है सिलेक्ट करना होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा के भेद और उनकी बोलियों की। ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं पढ़ाऊँगा, कोई कुछ ऐसा नहीं बताऊँगा जो बेकार हो, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। इसलिए मैं जो भी बताता हूं आप उसको ध्यान से सुनिए और नोट किया कीजिए। तो अगर अपभ्रंश के बोलियां और उनके भेद देखेंगे तो अपभ्रंश में कुल 6 भेद हैं। सबसे पहला है आपका सौरसेनी, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा है मागधी, चौथा है आपका खस, पांचवा है महाराष्ट्री और छठा है ब्राचड़। ये 6 आपके भेद हैं अपभ्रंश के। इनकी जो बोलियां हैं, सौरसेनी में 3 बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी में बेसिकली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा यानी कानपुर से पश्चिम का एरिया और हरियाणा का कोई एरिया आता है। गुजराती और राजस्थानी तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद जो अर्धमागधी है, अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी। ये अर्धमागधी आपका अपभ्रंश का एक भेद है और इस अर्धमागधी भेद में जो बोली है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आता है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बोलियां हैं वो, और बिहार का कुछ हिस्सा, बिहार का पश्चिमी हिस्सा। उसके बाद है मागधी। मागधी जो है ये भी आपका तीसरा भेद है अपभ्रंश का, और इसमें कुल 4 बोलियां आती हैं, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। ये 4 बोलियां आपकी मागधी की हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर पर भेद है वो है खस। खस में पहाड़ी भाषा आती है या पहाड़ी बोली आती है, भाषा नहीं बोली। अपभ्रंश का भेद है खस और इसकी बोली है पहाड़ी। महाराष्ट्री में आती है मराठी बोली। उसके बाद जो छठा भेद है अपभ्रंश का वो है ब्राचड़। ब्राचड़ में आपकी आती है पंजाबी और सिंधी बोली। इनको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार पूछे जाते हैं। आपको इनमें से कोई एक बोली दे देगा और पूछेगा कि ये बोली अपभ्रंश के किस भेद की है।
या फिर इनमें से कोई एक भेद दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इस भेद की बोली कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 3 कुछ अलग होंगे, एक जो है आपका मैच करता होगा। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हिंदी भाषा है उनमें कौन कौन सी बोलियां हैं और उनके कितने भेद हैं। लेकिन वहां जाने से पहले हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, कुछ टर्म, कुछ शब्द, जैसे बोली, परिनिष्ठ भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा और उपभाषा। ये सब क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें अंतर बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इनको भी देख लीजिए। सबसे पहले है, आप लिखिए कि भाषा का रूप। उसमें लिखिए कि किसी भी देश में भाषा के मुख्यतः 5 रूप उभर कर सामने आते हैं। इनमें सबसे पहला है बोली। किसी भाषा का जो पहला रूप है वो है बोली। दूसरा है परिनिष्ठ भाषा, तीसरा है राज, चौथा है राष्ट्रभाषा और पांचवा है मातृभाषा। अब देखिए इनमें क्या फर्क होता है। सबसे पहले जानिए बोली क्या होती है। तो बोली आपकी एक भाषा का वो रूप है जो बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, छोटे से एरिया में, और इसका अपना कोई ना तो व्याकरण होता है और ना ही इस बोली का कोई अपना साहित्य होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और व्याकरण तथा साहित्य नहीं होता। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और ना तो इसका कोई व्याकरण होता है और ना ही साहित्य होता है बोली का। अब बात आती है परिनिष्ठ भाषा की कि परिनिष्ठ भाषा क्या होती है। तो परिनिष्ठ भाषा में आप लिखिए, चलिए पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखवा देता हूँ। यही जो आपकी बोली है जब ये धीरे धीरे विकसित होती है तो इसका एरिया बढ़ जाता है, यानी जो इसको बोलने वाले लोग हैं और जो बोली जाने का इस बोली को प्रयोग करने का क्षेत्र है वो व्यापक हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस भाषा में अपना खुद का एक व्याकरण उत्पन्न हो जाता है, यानी इसका व्याकरण बना दिया जाता है और इसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब ये परिनिष्ठ भाषा कहलाने लगती है। तो इसमें लिखिए ये व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, व्यापक क्षेत्र में प्रयोग, और इसका अपना व्याकरण और साहित्य होता है। यही बोली और व्यापक होकर के परिनिष्ठ भाषा बनती है। अब अगला है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है। किसी भी देश की जो राजभाषा है उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, तब उसको राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले तो वो एक परिनिष्ठ भाषा होनी चाहिए, यानी उसमें वो काफ़ी बड़े एरिया में बोली जाती हो, उसका अपना साहित्य वगैरह हो। मान लीजिए साहित्य ना भी हो तो भी उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि एक तो वो काफ़ी बड़े एरिया में बोली जाती हो। दूसरी चीज़, जो किसी देश का प्रशासनिक कार्य है, जो राजकाज का काम है, वो उसी भाषा में होना चाहिए, यानी आप कह सकते हैं कि, और दूसरा उस भाषा का संविधान में उल्लेख होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि राजभाषा संवैधानिक होनी चाहिए, संवैधानिक भाषा होनी चाहिए। उसके बाद राजकाज या फिर प्रशासन, संवैधानिक भाषा हो, यानी संविधान में उल्लेख हो, और राजकाज और प्रशासन के कार्य इसी भाषा में हो, तो वही आपकी राजभाषा कहलाती है। जैसे हमारी यानी भारत की राजभाषा है हिंदी और इंग्लिश। राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा
किसी भी देश की जो राष्ट्रभाषा है, यानी किसी भाषा को किसी देश की राष्ट्रभाषा कब घोषित किया जाता है? जब उसमें कुछ क्वालिटीज हों। कौन कौन सी? इसको आप लिख लीजिए, उसमें 2-3 पॉइंट हैं, यहाँ लिख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। आप लिखिए कि किसी भी देश की मातृभाषा में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, वह बहुसंख्यक हो। क्या हो? बहुसंख्यक। यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा वह बोली जाती हो, उस भाषा को बोलने की संख्या बहुत अधिक हो। दूसरी चीज, वो भाषा संवैधानिक हो, यानी संविधान में उस भाषा का उल्लेख हो। और तीसरा पॉइंट, उस देश का जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यवहारिक और प्रशासनिक कार्य उसी भाषा में होते हों। कौन कौन से? राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और व्यवहारिक कार्य उसी भाषा में होते हों। ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, तब कोई भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो आप जानते हैं कि जो हमारी हिंदी है, ये प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग तो होती है, लेकिन इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि साउथ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, या फिर जो नहीं, कश्मीर के लोग तो समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग या फिर जो साउथ के लोग हैं, ये हिंदी भाषा को ना बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हिंदी को बोल और समझ सकते हैं, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। यानी हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की जो हिंदी है वो सिर्फ एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वो भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है, मातृभाषा कहलाती है। अर्थात एक ऐसी भाषा जो हम जन्म लेने के बाद बचपन से अपने जन्म स्थान में सीखते हैं, अपने परिवार के या अपने पड़ोस के लोगों द्वारा, वही मातृभाषा कहलाती है। जैसे हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, बहुत सारी 22 भाषाएं ऐसी हैं जो संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। कुछ हैं जो बोलियां हैं, इनको सिर्फ बोलियों का दर्जा दिया गया है, भारत में भाषा का मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप मेरठ में रहते हैं, तो आपकी जो भाषा है वो मेरठी है या हिंदी है। कन्नौज में रहते हैं तो आपकी भाषा है कन्नौजी। जौनपुर में है तो आपकी जो बोली, आपकी भाषा है वो जौनपुरी है। तो जब आप जन्म लेंगे तो बचपन से अपनी माता के मुख से, अपने परिवार के लोगों से उन्हीं भाषाओं को सीखेंगे। तो वही पर्टिकुलर भाषा जो आपने जन्म के समय से ही सीखना शुरू किया, वो आपकी मातृभाषा कहलाती है। वो चाहे मानक भाषा हो ना हो, राजभाषा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाषा जो आपकी, जहां आपने जन्मजात से उसको सीखना शुरू किया बचपन से, वो मातृभाषा है। अब ये तो हुए भाषा के 5 रूप। 2 और भाषाएं हैं, उनको भी देख लीजिए क्या होती हैं। सबसे पहले मानक भाषा और दूसरी है उपभाषा। तो सबसे पहले आप लिखिए कि उपभाषा क्या होती है। तो उपभाषा में आप लिखिए कि यह बोली तथा परिनिष्ठ भाषा के बीच की कड़ी होती है। क्या होती है? बोली व परिनिष्ठ भाषा के बीच की कड़ी। यानी कोई भी भाषा, कोई भी बोली जब थोड़ा सा विकसित होती है, परिनिष्ठ भाषा की तरफ जाती है, यानी उसमें अपना खुद का व्याकरण बनना शुरू हो जाता है, साहित्य की शुरुआत हो जाती है, लेकिन वो इतनी विकसित नहीं होती कि उसको परिनिष्ठ भाषा का दर्जा दे दिया जाए। तो फिर वो भाषा जो बोली से तो विकसित हो गई, बोली से तो आगे बढ़ गई, लेकिन अभी तक परिनिष्ठ भाषा की जो सीमा होती है वहां तक नहीं पहुंची, तो उस बीच की कड़ी को उपभाषा कहते हैं। आप इसको भी लिख लीजिए जो मैंने अभी समझाया आपको। मानक भाषा। अब मानक भाषा क्या होती है? तो मानक भाषा होती है जब किसी भाषा को समरूपता देने के लिए, जो
वहाँ के जो विद्वान हैं, जो भाषाविद हैं, वो कुछ रूल और रेगुलेशन तय कर देते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ी और लिखी जाएगी, तब वही मानक भाषा कहलाती है। जैसे आप लिखिए, मानक भाषा में लिखिए कि किसी भी भाषा में शिक्षाविदों तथा विद्वानों द्वारा समरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वो मानक भाषा कहलाती है। अब एक उदाहरण देखिए, हिंदी एक मानक भाषा है। 1964 में भारत सरकार द्वारा हिंदी का मानकीकरण किया गया था और इसमें कुछ नियम बनाए गए थे कि हिंदी को किस तरीके से लिखा और पढ़ा जाएगा। जैसे आप देखते हैं, हिंदी को कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, हिंदी, वहीं कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं। अब हिंदी की कौन सी वर्तनी शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध? जो इस तरह से लिखते हैं वो कहेंगे हिंदी का ये रूप सही है क्योंकि हिंदी आधा ना लिखा गया। कुछ लोग कहेंगे जो ऊपर बिंदु लगता है वो भी ना के बराबर होता है, तो इसलिए ये हिंदी भी सही है। तो वास्तव में सही है कौन सी? इसी तरह की और भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो कुछ नियम बनाए जाते हैं कि अब से इस वाले शब्द को शुद्ध माना जाएगा, यानी कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, भाषा में समरूपता हो, सबके लिए समान हो वो भाषा। इसलिए कुछ मानक तय किए जाते हैं, उसे ही कहते हैं भाषा का मानकीकरण करना। तो अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इन दोनों ही रूपों को शुद्ध माना गया है, यानी आप हिंदी को इस तरह से लिखें या इस तरह से, दोनों ही शुद्ध हैं। लेकिन शुद्ध तो ये दोनों हैं, ये भी शुद्ध और आपका ये भी शुद्ध। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानक हिंदी कौन सी है, यानी इन दोनों शब्दों में से मानक शब्द कौन सा है हिंदी का, तो आप इसको टिक करेंगे, यानी जिस हिंदी के ऊपर बिंदी लगी हुई है वो आपकी मानक हिंदी है। शुद्ध दोनों है लेकिन मानक वो है जिसके ऊपर बिंदी है। वैसे भी कहावत है कि जिसके सर पे बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं, तो ये बिंदी वाली हिंदी ही आपकी मानक है। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है शुद्ध, तो ये जो शुद्ध शब्द है इसमें भी आप देख लीजिए, शुद्ध ये भी है, एक शुद्ध इस तरह से भी लिखा जाता है, शु आधा दा और धा, ये भी शुद्ध वर्तनी है और ये भी शुद्ध वर्तनी है, यानी दोनों सही है वर्तनी की दृष्टि से। लेकिन मानक की बात करें तो मानक शब्द ये है जहां आप आधा दा अलग से लिखते हैं, जहां धा को दा में आधा लिख देते हैं वो आपकी मानक नहीं है। चलिए, तो अब हमने बोली परिनिष्ठ भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा और उपभाषा, इन सभी को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कि जो हिंदी भाषा या फिर हम हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं और उनके भेद हैं, उनसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो हमारी हिंदी है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में जो हमारी भाषाएं हैं उनको रखा गया है, यानी जो हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं उनको किस अनुच्छेद में रखा गया है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। लेकिन हम ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, यानी इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।